सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना हमने जितना भी किया है, ठीक है, पहले हमें वो सारी बात पता होनी चाहिए। देखो हमने ना मतलब कि इस क्लास को समझने के लिए हमें जो जो बात पता होनी चाहिए वो बात क्या क्या है। सबसे पहली बात हमारे पास ये है कि पूरे के पूरे यूरोप के दो हिस्से हो गए थे, ठीक है, मतलब बड़े बड़े दो हिस्से हुए थे। एक हमारे पास था पश्चिमी यूरोप, दूसरा क्या था, पूर्वी यूरोप, ठीक है। पश्चिमी यूरोप के ऊपर किसका कब्जा था भाई, अमेरिका का था, ठीक है। अमेरिका ने उसके अंदर क्या बनाया, नाटो बनाया, ठीक है। नाटो के अंदर उसने दो चीज बनाई, सीटो और सेंटो बनाई, ठीक है, बात समझ आ रही है, वो मैंने बता दिया था। फिर और जो उसका जो पूर्वी हिस्सा है उसका नाम क्या था, उसका हम बोलते हैं सोवियत संघ है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। जो हमारे पास सोवियत संघ है उसकी बात करते हैं, ठीक है। अब सुनो भाई, तो हमारे पास यहाँ पे जो टॉपिक है, शीत युद्ध के दायरे की बात करते हैं भाई। जो शीत युद्ध का जो दायरा है ना, अच्छा भाई पहले समझो दायरे क्या होते हैं, ठीक है। दायरे का मतलब है कहाँ तक चला था शीत युद्ध, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि भाई तुम सिर्फ इस दायरे तक रहोगे तो कहाँ तक गया था शीत युद्ध, ठीक है। तो वही कह रहा है कि हमारे पास शीत युद्ध के दौरान अनेक संकट सामने आए। क्या बात है पता लगी भाई, देखो पहली बात तो तुम्हें पता है ना कि जब शीत युद्ध जब चालू हुआ था, हमें कही भाई बहुत सारे संकटों का सामना करना पड़ा था लोगों को। अच्छा भाई सबसे बड़ी समस्या पता क्या थी, शीत युद्ध क्यों चलता रहा भाई, लोग ना चाहते नहीं थे कि लड़ाई हो, अगर लड़ाई होती ना पूरी दुनिया तबाह हो जाती, ठीक है। देखो पहला विश्व युद्ध हमारा होता 1914 से 1918 तक, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास दूसरा था 1939 से 1945 तक, 1939 से लेकर 1945 तक बातें होती, बातें तो चल रही तुम्हें। उसके बाद हम अगली बात करते हैं। वो कह रहा है कि क्यूबा के जिस मिसाइल संकट, भाई हमने क्यूबा का मिसाइल संकट पढ़ा था ना, क्यूबा का मिसाइल संकट याद है, उसमें अपने जहाज वगैरह को पीछे ले लिए थे, ठीक है। तो वही कह रहा है कि क्यूबा की जिस मिसाइल संकट से हमने इस अध्याय की शुरुआत की, वह इनमें से मतलब कि एक था, मतलब देखो शीत युद्ध का जो हिस्सा है ना वो क्या है कि जो तुम्हें याद है जो क्यूबा मिसाइल संकट है, भाई क्यूबा मिसाइल संकट क्या है कि शीत युद्ध का ही एक हिस्सा है, बातें पता लग रही है ना। शीत युद्ध वहीं से शुरू हुआ था, किस किस के बीच में भाई, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। उसके बाद बात करते हैं, कह रहे शीत युद्ध के दौरान खूनी लड़ाइयां भी हुई। भाई शीत युद्ध के दौरान क्या है, खूनी लड़ाइयां भी हुई है भाई। अच्छा खूनी लड़ाई का मतलब क्या है, तोप गोले भी दागे गए थे, ठीक है, मतलब बमबारी वगैरह भी हुई थी। पर लेकिन कहते कि यहाँ ध्यान देने की बात यह भी है कि इन संकटों और लड़ाइयों की परिणति तीसरे विश्व युद्ध के रूप में नहीं हुई। हमें क्या बात पता लग गई भाई कि ये जो शीत युद्ध, मतलब कि ये जो शीत युद्ध ना थोड़े बहुत बम, मतलब कि इसमें जो तोप गोले वगैरह से जो लड़ाई हुई थी, मानते हैं तोप गोले से लड़ाई हुई है, लेकिन हम क्या मानते हैं भाई इसके अंदर कि वो जो लड़ाई है तीसरा शीत युद्ध में नहीं बदली। बातें पता लगी, देखो माना कि शीत युद्ध में बहुत सारी लड़ाई हुई है, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते हम कि भाई इसके अंदर बहुत सारी लड़ाई हो गई। बातें पता लगी, देखो बहुत सारी लड़ाई हुई, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि तीसरा विश्व युद्ध होगा, तीसरा विश्व युद्ध तो नहीं हुआ ना। अगर तीसरा विश्व युद्ध होता तो क्या भाई दुनिया पूरी पूरी नष्ट हो जाती, ठीक है। तो उसके बाद कह रहे कि दोनों महाशक्ति हो भाई, दोनों महाशक्ति क्या क्या नाम था, अमेरिका और सोवियत संघ, ठीक है। हम उसको क्या बोलते हैं, नाटो और क्या बोलते हैं, वार्सा संधि। पता है ना वार्सा संधि किसकी है, सोवियत संघ की वार्सा संधि, और उसको और क्या बोलते हैं, वार्सा पैक्ट बोलते हैं। ये बातें पता लग रही है, ठीक। अच्छा तीनों दुनिया के बारे में पता है, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया। मैप में पढ़ा, मैप में पढ़ो, देखो मैप में देखो क्या क्या नाम लिखा है, मैप दिख रहा है, नीचे लिखा है, नीचे लिखा है, मैप के नीचे लिखा है, मैप के नीचे पेज पलटो, ठीक है, तीनों लिखा होगा, ठीक है। सुनो, कह रहे कि दोनों महाशक्तियां, देखो भाई दोनों महाशक्तियों कह रहे कि कोरिया 1950 से लेके 1953। उसके बाद मेरे पास है देखो, दोनों महाशक्तियां हमारे पास है, उसका कह रहे कि देखो जो मेरे पास कोरिया है, कोरिया 1950 से लेके 1953, ठीक है। क्या मेरे पास 1950 से लेके 1953। और जो दूसरा मेरे पास है भाई, वो क्या है कि बर्लिन, बर्लिन मेरे पास क्या है, और 1958 से 1962। और जो अगला मेरे पास है कांगो, ठीक है भाई, कांगो मेरे पास है 1960 के दशक की शुरुआत। भाई देखो दशक की शुरुआत मतलब क्या है, शुरुआत शुरुआत में 1960, 61, 62, 63, 64, ठीक है ये चीज करेगी। और कई अन्य जगहों पर सीधे सीधे मुठभेड़ की स्थिति आ चुकी थी। भाई इसका मतलब क्या है, सीधा लड़ने पर उतर आए थे सारे सारे। बात समझ में आ रही है, देखो मैं जिसका नाम बताया ना अभी तुमने, देखो यहाँ पे मतलब भाई क्या स्थिति आ गई थी कि वो सब सीधे लड़ने पर उतर आए थे। देखो पहले का नाम क्या था भाई, पहले मेरे पास है कोरिया, ठीक है, कोरिया में, ठीक है। उसके बाद जो मेरे पास क्या भाई, बर्लिन। अच्छा एक ना टॉपिक आएगा हमारे पास बर्लिन की दीवार वाला, ठीक है, थोड़ा इसको याद रखे चलना, बर्लिन की दीवार। सुनो ये बात समझ में आ रही है। उसके बाद कह रहे कि और कई अन्य जगहों पर सीधे सीधे मुठभेड़ की स्थिति आ चुकी थी, मतलब कि भाई लोग तुरंत ही इस पर लड़ने पे उतर आए थे। ये बातें पता लग रही, क्या बोलना चाहता हूं मैं। उसके बाद कह रहे कि संकट गहराता गया भाई, ये जो संकट है ना जो लोग जो मन में, ये और गहरा होता गया, ठीक है, कि कहीं दोनों के बीच में दोबारा लड़ाई ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे कि
संकट गहराता गया, क्योंकि दोनों में से कोई भी पक्ष पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। भाई दोनों पक्ष में से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था, ना सोवियत संघ पीछे हट रहा, ना अमेरिका पीछे हट रहा। भाई दोनों को शक्ति पाने की ना भूत चढ़ा हुआ था, भाई हम शक्तिशाली बनेंगे। ठीक है, तो दोनों में से क्या कोई पीछे हट नहीं था। फिर कि जब हम शीत युद्ध के दायरों की बात करते हैं, तो हमारा आज से ऐसे क्षेत्र से होता है जहां विरोधी खेमों में बटे देश के बीच संकट के अवसर आए। देखो भाई मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि अगर हम बोलते हैं ना कि शीत युद्ध, मतलब कि शीत युद्ध के दायरे की बात करें, अगर मैं बोल दूं कि शीत युद्ध का दायरा, तो शीत युद्ध के दायरे का मतलब है कि भाई ये जो लड़ाई है कहाँ कहाँ तक पहुंची है, कौन कौन से देश तक पहुंच गई। बस मैं ये जो शीत युद्ध हमारे पास है, इसकी जो जो भी बात है वो कहाँ कहाँ तक पहुंच गई, सारी बात करेंगे इसके अंदर हम। ठीक है, फिर कह रहे कि युद्ध हुए या मतलब युद्ध हुए या इनके होने की संभावना बनी, लेकिन बातें एक हद से ज्यादा नहीं बढ़े। देखो भाई, देखो हमारे पास है युद्ध हुए या फिर इसके मतलब कि या फिर युद्ध होने की संभावना हुई। देखो छोटी मोटी लड़ाई तो हुई थी, छोटी मोटी लड़ाई हुई हो या फिर लड़ाई होने की संभावना बनी हो। बात समझ क्या बोल रहा हूं मैं, छोटी मोटी लड़ाई हुई हो या फिर लड़ाई होने की संभावना हुई हो। भाई इसमें क्या है कि लेकिन वो क्या है कि एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ी। अगर हद से ज्यादा बढ़ती तो क्या हो जाता, तीसरा विश्व युद्ध हो जाता। ठीक है, उसके बाद भाई अगली बात करते हैं कि कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे कुछ क्षेत्र में व्यापक जनहानि हुई। कहां पे, कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे कुछ क्षेत्रों में व्यापक जनहानि हुई। भाई जनहानि का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग मर गए वहां के। बातें तो लग रही क्या बोल रहा हूं मैं, वहां पे क्या हो भाई, बहुत सारे लोग मर गए। कह रहे कि लेकिन विश्व परमाणु युद्ध से बचा रहा, लेकिन पूरी दुनिया भाई परमाणु युद्ध से बची रही, कोई भी परमाणु बम का यूज नहीं कर रहा था। बातें तो लगी, जो कोई सा भी, देखो लड़ाई भले ही हो रही है, लेकिन कोई सा भी देश का है कि जो किसी भी बम को यूज नहीं कर रहा, जो परमाणु बम है ना उनका यूज नहीं कर रहा था। कह रहा लेकिन विश्व परमाणु युद्ध से बचा रहा। और कह रहे कि हमारे पास है वैम नष्ट से विश्व व्यापार, मतलब विश्वव्यापी नहीं हो पाया। कह रहे कि और हमारे पास है वैम नष्ट है, मतलब भाई हमारे पास ना सिंपल बात कह रहा है कि ये पूरी पूरी दुनिया भी लड़ाई नहीं हो पाई, कुछ कुछ देशों के बीच ही लड़ाई हो पाई, लेकिन लड़ाई क्या आगे नहीं बढ़ी। ठीक है, उसके बाद कह रहे कि कई बार ऐसे अवसर आए जब दोनों महाशक्तियों के बीच राजनयिक संवाद जारी नहीं रह पाया। और भाई बहुत बार ऐसा भी हुआ कि ये दोनों बोले छोड़ लड़ाई छोड़ दो। ठीक है, बहुत बार ऐसा मौका भी मिला कि छोड़ो लड़ाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लोग वो शांत बैठे हुए थे। बात समझ में आई क्या बता रहा हूँ। उसके बाद अ, नहीं रह पाया, मतलब जारी नहीं रह पाया। उसके बाद मेरे पास करेगी और इससे दोनों के बीच गलत फहमियां बढ़ी। और भाई इसके बीच में दोनों के बीच में ना गलत फहमियां बढ़ गई। ठीक है, वो सोच रहे हैं कोई प्लानिंग कर रहा है, जैसे मान लो कि मैं मान लो दो जने लड़ाई कर रहे हैं, अब एकदम से एक चुप हो जाए, वो लड़ने ना लगे। अब क्या उसके मन में क्या है भाई, इतना बुरे बुरे सोच आएंगे, भाई कुछ सोच रहा है मन में, यही तो होगा। दो जने पहले खूब लड़ाई कर रहे हैं, एकदम से दोनों शांत हो जाए, तो एक दूसरे के मन में गलत फहमी आएंगी ना, वही चीज हुआ इनके मन में। कह रहे कि ऐसा कह रहे कि ऐसे कई मौके आए जब शीत युद्ध के संघर्षों और कुछ गहन संकटों को टालने में दोनों गुट से बाहर के देशों ने कारगर भूमिका निभाई। देखो भाई ऐसा बहुत बार हुआ कि जो दोनों गुट है, भाई गुट का क्या क्या नाम था, गुट का नाम क्या था, पहले गुट अमेरिका गुट का क्या नाम है, नाटो। और जो सोवियत संघ के नाम का, सोवियत संघ का वारसा संधि, जिसको वारसा पैक्ट भी बोलते हैं। थोड़ा याद रखे चलो भाई, ऐसा दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद दो तीन बार रिवाइज होगा, हो जाएगा। कह रहे कि इन संदर्भ में गुट निरपेक्ष देश की भूमिका को नहीं भुलाया जा सकता। भाई यहाँ पे कह रहा है कि देखो, अच्छा पता है ये जो मैंने लाइन बोली है कि ऐसे कई मौके आए जब शीत युद्ध के संघर्षों और कुछ गहन संकटों को टालने में दोनों गुट के बाहर के देशों ने कारगर भूमिका निभाई। इसका मतलब ये है जब दोनों के दोनों देश लड़ाई करते ना, तो जो देश गुट के अंदर नहीं थे, जो दोनों में से किसी में शामिल नहीं थे, भाई उन सब ने भी ना लड़ाई को टालने में बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। ठीक है, उन सब ने क्या किया कि भाई लड़ाई होने नहीं दी बस में। अच्छा ऐसा क्यों किया, उन्हें तो कोई मतलब नहीं था। मुझे बताओ, मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, क्योंकि अगर वो दोनों लड़ाई करते तो साइड वाले देशों को भी नुकसान पहुंचता है, इसीलिए। ठीक है, उसके बाद कह रहे कि इस संदर्भ में गुट निरपेक्ष देश की भूमिका को नहीं भुलाया जा सकता है। ठीक है, देखो भाई पहले तो मैं ना ये वाली बात पता लग गई होगी कि मैं तुम्हें देखो जो मैं तुम्हें लास्ट क्लास में एक बात बताई थी कि जो शीत मतलब कि शीत युद्ध को ये मान लो कि तीसरा विश्व युद्ध ना बदले, जो शीत युद्ध चला था वो तीसरे विश्व युद्ध में ना बदले, इस चीज को कंट्रोल में करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे देशों ने भी अपना बहुत साथ दिया है। बात समझ में आ रही है। तो अब ना उसके आगे मेरे पास कह रहे कि भाई हम बात करते हैं गुट निरपेक्ष के बारे में। ठीक है, मेरे पास क्या उसके आगे गुट निरपेक्ष है। ठीक है, समझो।
तो कह रहे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन, भाई गुट निरपेक्ष आंदोलन मैंने बताया था क्या था। गुट निरपेक्ष आंदोलन हमारा एक ऐसा आंदोलन था जिसके अंदर जो देश अमेरिका या सोवियत संघ के साथ नहीं जुड़े थे वो क्या कि उसके साथ आगे जुड़ गए थे। ठीक है, अब सुनो। तो कह रहे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेताओं में एक जवाहरलाल नेहरू थे। भाई कौन था हमारे पास? जवाहरलाल नेहरू थे। फिर आगे नेहरू ने उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच, भाई नेहरू ने क्या किया था? उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच मध्यस्थता महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब कि जो नेहरू जी है उन्होंने क्या किया था, जो उत्तरी और जो हमारे पास दक्षिणी जो कोरिया है ना, ठीक है, तो उत्तरी और जो दक्षिणी कोरिया है, भाई इसके बीच में ना इनकी दोस्ती करा दी। बात समझ आ रही है? जो नेहरू जी ने क्या किया, इनकी दोस्ती करा दी थी। उसके बाद कह रहे कि कांगो संकट में संयुक्त राष्ट्र संघ, भाई कांगो संघ जैसे मेरे पास ना ऐसा ना कि मतलब क्यूबा मिसाइल संकट था ना, वैसे हमारे पास कांगो संकट है। ठीक है, तो वही हमारे पास कह रहा है, देखो कह रही कांगो संकट में संयुक्त राष्ट्र के मतलब कि पूरी दुनिया के जो है ना, पूरी दुनिया का ग्रुप बना होता है, जो लिखा है ना संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र का मतलब क्या है कि भाई अलग अलग जो भी शक्तिशाली देश है ना, उन सबका क्या ग्रुप बना होता है। बात में हमारी जो भी शक्तिशाली देश है हमारे पास, उनका क्या है भाई एक ग्रुप बना होता है और उसी ग्रुप की बात चल रही होती है। तो कह रहे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, भाई महासचिव जो सबसे हेड होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो कह रहे कि कांगो में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने प्रमुख मध्यस्थ की भूमिका नहीं। भाई जो महासचिव उसने क्या मध्यस्थ की मतलब कि एकदम जो सबको जोड़ने का काम किया इसने बीच में। बातें तो लग रही क्या बोल रहा हूं मैं? उसके बाद कह रहे कि अतः यह बात उभर कर सामने आती है। तो भाई एक बात सामने उभर के आती है कि महाशक्तियों ने समझ लिया था कि युद्ध को हर हालत में टालना जरूरी है। मैं देखो जो महाशक्ति है ना, उन सबने एक बात समझ लिया, भाई युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध को टालना ही पड़ेगा। बात समझ में आ गई? जो हमारे पास है महाशक्तियों को ये बात पता लग गई कि भाई युद्ध तो टालना ही टालना पड़ेगा, युद्ध हम कर नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद कह रहे कि इसी समझ के कारण दोनों महाशक्तियों ने संयम बरता। भाई देखो संयम बरतने का मतलब क्या, दोनों ने एकदम धैर्य रखा कि भाई नहीं हमें लड़ाई नहीं करनी। संयम बरतने का मतलब शांत रहे, दोनों लड़ाई नहीं करी। ठीक है, उसके बाद अच्छा ये बात पता लगी कि दोनों महाशक्ति ने क्या किया, संयम बरता। फिर क्या रखी, और अंतरराष्ट्रीय मामलों में जिम्मेवारी भरा बर्ताव किया। ठीक है, और क्या अंतरराष्ट्रीय मामलों में ना एक ना अपने आप को जिम्मेवार माना कि अगर कुछ गलती होती है तो हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। मतलब कि अगर कोई भी घटना घटी, कोई सा युद्ध हुआ, तो भाई हम क्या हम उसके लिए खुद को उत्तरदायी मानेंगे। जैसे मान लो कि तुम्हारा घर है, ठीक है, तो तुम्हारे मान लो कि तुम्हारी फैमिली पूरी है, तो मान लो कि पहले ने बड़ी लड़ाई हुई, एक तो मान लो कि तुम्हारा चाचा में पापा में मान लो लड़ाई हुई। ठीक है, फिर क्या है कि अब ना दोनों अब ना और जो फैमिली है, अगर उनके बीच में लड़ाई होती है ना, तो वो दोनों जो तुम्हारे चाचा और जो पापा है, ठीक है, वो दोनों माने भाई हमारे चक्कर में लड़ाई हो रही है। ये तो बात होगी ना? बात समझ क्या बोल रहा हूं मैं? मेरे पास है वो, तो ये माने भाई हमारे चक्कर में लड़ाई हो रही है। ठीक है, उसके बाद कह रहे कि शीत युद्ध एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ सरकता गया और इसमें संयम का तर्क ही काम कर रहा था। भाई देखो अच्छा ये बात पता लगी कि शीत युद्ध क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह बढ़ता गया था। जो शीत युद्ध का जो क्षेत्र है वो क्या बढ़ता गया और बढ़ता ही गया था। बातें पता लगी? फिर कह रहे कि हालांकि शीत युद्ध के दौरान दोनों ही गठबंधनों के बीच भाई ये मानते हैं कि शीत युद्ध जब चल रहा था ना, तो दोनों ही गठबंधन, भाई क्या नाम है दोनों गठबंधनों का? क्या नाम है गठबंधन का नाम? नाटो। ठीक है, दूसरे क्या था हमारे पास? दूसरे का नाम क्या था? वारसा संधि। वारसा संधि। ठीक है, तो कह रही है हालांकि शीत युद्ध के दौरान दोनों ही गठबंधनों के बीच प्रतिद्वंदता समाप्त नहीं हुई। भाई देखो प्रतिद्वंदता समाप्त नहीं हुई थी, इसका मतलब क्या था भाई? वो कंपटीशन कर रहे थे अभी भी कि मैं शक्तिशाली हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं शक्तिशाली हूं। ये बातें पता लग रही क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, उसके बाद कह रही कि इसी कारण एक दूसरे के प्रति शंका की हालत में दोनों गुटों ने भरपूर हथियार जमा किए और लगातार युद्ध के लिए तैयारी करते रहे। भाई देखो और इसी कारण से क्या हुआ, दोनों के दोनों ना मतलब क्यों वो सब अपने आप को बोलते भाई मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। दोनों के दोनों क्या है अपने एक दूसरे को शक्तिशाली बताते हैं। भाई नहीं मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। अपने आप को शक्तिशाली बताने के लिए उन्होंने क्या किया, दोनों गुटों ने भरपूर हथियार जमा किया और लगातार युद्ध के लिए तैयारी करते रहे। बातें तो नहीं क्या बोल रहा हूं मैं? उसके बाद कह रहे कि हथियारों के बड़े जखीरे को युद्ध से बचे रहने के लिए जरूरी माना गया। देखो भाई अब ना ये जो युद्ध ना हो, लड़ाई ना हो, तो इसके लिए हथियार को रखना जरूरी है। जैसे मान लो लड़ाई पता कैसे जाती, मान लो एक देश को पता है कि उस देश के पास बम नहीं है, ठीक है, परमाणु बम नहीं है, तो भाई दूसरा देश ना हमला जरूर करता। बात समझ क्या बोल रहा हूं मैं? देखो अगर ना ये बात पता लग जाती ना कि एक जो देश है अगर उसको पता लग गया कि दूसरे देश के पास बम नहीं है, तो वो देश उस देश को जीतने के लिए, कमजोर देश को जीतने के लिए उसके बाद परमाणु हमला जरूर करता ताकि घुटने टेक दे।
हिरोशिमा और नागासाकी वाला याद है जापान का, ठीक है, जापान के ऊपर क्या है लास्ट में अमेरिका ने बम गिर दिया था, जिससे हो गया उन्होंने घुटने टेक दिए थे। उसके बाद कह रहे कि दोनों दोनों देश लगातार इस बात को समझ रहे थे कि संयम के बावजूद युद्ध हो सकता है भाई, और दोनों देशों को ये लग रहा था कि भाई हमने संयम तो रखा है, मतलब हम शांत तो हैं, लेकिन फिर भी युद्ध होने के चांस है। बात समझ में आ गई? दोनों देशों को ये लग रहा था जो ठीक है हम शांत है, लेकिन फिर भी युद्ध होने के चांस थे। तो दोनों पक्षों में से कोई भी दूसरे के हथियार की संख्या को लेकर गलत अनुमान लगा सकता था। और भाई दोनों के दोनों ना ये मतलब कि अच्छा किसी को पता नहीं था कि किसके पास कितना हथियार है। बात समझ में आ रही है? किसी भी मतलब दोनों गुट में से किसी को पता नहीं है कि किसके पास ज्यादा हथियार है। सोवियत संघ को ये नहीं पता कि अमेरिका के पास कितना हथियार है, और अमेरिका को ये नहीं पता कि सोवियत संघ के पास कितना हथियार है, ठीक है, किसी को पता नहीं था। उसके बाद कह रहे कि दोनों गुट एक दूसरे की मंशा को समझने में मतलब कि भूल कर सकते थे। और भाई दोनों के दोनों गुट ना एक दूसरे के चाल को, एक दूसरे की वो क्या चाल चलने वाले इसको समझने में गलती कर सकते थे, ठीक है। कह रहा इसके अतिरिक्त सवाल यह भी था कि कोई परमाणु दुर्घटना हो गई तो क्या होगा। भाई अब ना एक सवाल ये था कि अगर कोई परमाणु दुर्घटना हुई, मतलब कि दोनों में से किसी एक जने ने अगर परमाणु बम से हमला कर दिया, उस टाइम क्या होगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो तीसरा विश्व युद्ध हो जाता, ठीक है। कह रहे कि अगर गलती से कोई परमाणु हथियार चल जाए, या कोई सैनिक शरारतन युद्ध शुरू करने के इरादे से कोई हथियार चला दे तो क्या होगा। भाई अगला क्वेश्चन ये कह रहे कि भाई अगर कोई सा सैनिक मतलब मजे मजे में ना अगर कोई सा परमाणु हथियार चला दे तो क्या होगा। कह रहे कि अगर देखो यहाँ पे कह रहे कि अगर परमाणु हथियार के कारण कोई दुर्घटना हो जाए तो क्या होगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर मतलब कि परमाणु हथियार के कारण अगर कोई सी दुर्घटना हो गई तो क्या होगा। बातें बताइए क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद अरे सुनो भाई, उसके बाद कह रहे कि ऐसी दुर्घटना का शिकार हुए देश के नेताओं को कैसे पता चलेगा कि यह शत्रुओं का षड्यंत्र नहीं था और दूसरी तरफ से कोई मिसाल नहीं दागी गई। देखो अब ना इसी चक्कर में कैसे पता लगेगा कि भाई ये जो मिसाइल है उस देश से नहीं है। अच्छा मैं तुम्हें इसका एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि दो जनों की लड़ाई हुई, दो दोस्त हैं उनकी लड़ाई हुई, ठीक है। अब लड़ाई हुई है तो एक ने दूसरे को मारा है, ठीक है, उसने उसको मारा। अगर कोई तीसरा जना आके किसी दोनों में से किसी एक को मारेगा ना, वो क्या सोचेगा, जो पिटा है वो क्या सोचेगा कि भाई मेरे उसी ने पिटवाया है, ये तो सोचेगा ना वो। मान लो राम और श्याम लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, अब दोनों लड़ाई करके घर चले गए। अब क्या वो दोबारा स्कूल आए कल तो किसी और जने ने राम को मार दिया, तो राम क्या सोचेगा, श्याम ने पिटवाया है, ऐसे ही तो है। तो ये वही बात लिखी है, कह रही कि ऐसी दुर्घटना का शिकार हुए देश के नेता को कैसे पता चलेगा कि यह शत्रु का षड्यंत्र नहीं, अथवा कह रही दूसरी तरफ से कोई मिसाल नहीं दागी गई है, करेगी, बल्कि यह महज एक दुर्घटना है। ठीक है भाई, दुर्घटना की बात चली नॉर्मल से, इसमें दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगले पे आओ। सुनो भाई, अब तुम्हें कार्टून दिख रहा है वाला, ठीक है, तुम्हें इस कार्टून से क्या समझना है पता है। इसमें कह रहा है कि देखो जैसा तुम्हें दिख रहा है ये यूएसएसआर है, ठीक है, ये अंकल टाइप दिख रहे हैं तुम्हें, ठीक है। ये कौन है, यूएसएसआर, बता रहा हूँ कौन है यूएसएसआर। और ये है यूएस, जो लड़की है वो क्या हमारे पास यूएस है, ठीक है। तो ये जो यूएस है ना, मतलब कि यूएस कौन है भाई हमारे पास, अमेरिका, ठीक है। और जो यूएसएसआर है, ठीक है, जिससे मान के चलो मैं क्या बता रहा हूँ। अच्छा वैसे ना इस कार्टून के बारे में बताऊंगा, ठीक है, बाद में जितने भी कार्टून है ना, जो भी कार्टून है उन सबकी ना एक साथ क्लास ले लूंगा वरना, ठीक है, जितने भी टाइप कार्टून बनते हैं उन सभी क्लास एक साथ लूंगा मैं। उसकी ना मतलब रिकॉर्डिंग बना के तो मैं देता रहूंगा। सुनो भाई, अब कह रहे कि इस कारण समय रहते अमेरिका और सोवियत संघ ने कुछ एक परमाणिक और अन्य हथियार को सीमित या समाप्त करने के लिए आपस में सहयोग करने का फैसला किया। भाई देखो उसके बाद क्या हुआ, जब शीत युद्ध चल रहा था ना, तो आपस में ना दोनों ने सोचा भाई देखो तुम्हारे पास ना खतरनाक बम है, अगर तुम्हारा बम गलती से भी हमारे को आता है हमारा पूरा देश खत्म हो जाएगा। बात समझ आ रही है। जो अमेरिका के पास भी कुछ खतरनाक बम थे और जो सोवियत संघ है उसके पास भी कुछ खतरनाक बम थे। तो उसने बोला भाई देखो अगर तुम्हारे बम हमारे पास आ गया तो हमें ये बम बहुत ज्यादा दिक्कत दे सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर कि दोनों महाशक्तियों ने फैसला किया कि सशस्त्र नियंत्रण द्वारा हथियार की होड़ पर लगाम कसी जा सकती है। भाई यहाँ पे कह रहा है कि हम ना मतलब कि जो हथियार की जो होड़ है, भाई लोग हथियार वो तो क्या कर रहे थे, हथियार की तो होड़ थी ना कि मेरे पास ज्यादा बम है, मेरे पास ज्यादा बम है, अमेरिका बोल रहा मेरे पास ज्यादा बम है, सोवियत संघ बोला मेरे पास ज्यादा बम है, ठीक है, इस तरीके से था। तो वही कह रहे हैं कि दोनों महाशक्तियों ने फैसला किया कि
अशस्त्र नियंत्रण, ठीक है, मतलब अशस्त्र नियंत्रण द्वारा हथियार की होड़ पर लगाम कसी जा सकती है। मतलब कि अगर हम ना बम वगैरह को लेकर ना चले तो क्या हम उस पर आराम से लगाम लगा सकते हैं। फिर ये और उसमें स्थायी संतुलन लाया जा सकता है अगर हम दूसरे देशों से, देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम दूसरे देशों से बम वगैरह ना ले, मतलब कि परमाणु बम वगैरह ना ले, तो हम क्या है कि हथियार वगैरह अपने पास कम कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद ऐसे प्रयास की शुरुआत सन 1960 के दशक, भाई ऐसा कब शुरू हुआ था? 1960 के दशक के उत्तरार्ध में हुई और एक दशक के भीतर दोनों पक्षों ने 3 अहम समझौते पर दस्तखत किए। ठीक है भाई, मतलब कि ना हमारे पास है कि 3 समझौते किए थे उन दोनों देशों के बीच में आपस में, मतलब कि अमेरिका ने और सोवियत संघ ने। इन्होंने कहा कि भाई अब एक ना दस्तखत किया था, एक एग्रीमेंट बनाया था कि भाई तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम ऐसा नहीं करोगे। ठीक है, उसके बाद कह रहे कि ये संधियां थी। सबसे पहला मतलब कि परमाणु परीक्षण प्रतिबंध, भाई पहला हमारे पास था परमाणु परीक्षण प्रतिबंध, मतलब कि तुम कोई सा भी परमाणु बम का एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे। ठीक है, उसके बाद अगला है मतलब ये पता लग रहा है पहले मेरे पास क्या है, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध। ठीक है, दूसरा मेरे पास है परमाणु अप्रसार संधि। ठीक है, अगला क्या मेरे पास, परमाणु अप्रसार संधि। भाई इनके नाम याद रख चलना, इन 3 एग्रीमेंट के ऊपर साइन किए थे तुम देशों ने। और अगला मेरे पास है परमाणु अप्रक्षेप पास्त्र परिसीमन संधि। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एंटी ब्लास्टिक मिसाइल ट्रीटरी। ठीक है, ट्रीट है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखे चलना, इन 3 के नाम है, तुम इन तीनों के नाम भाई याद होने अच्छे से बात तो लगी। फिर सुनो, अब मेरे पास अगला क्या है। हाँ भाई, तो कह रहा है कि इसके बाद महाशक्तियों ने अशस्त्र परिसीमन के लिए वार्ताओं के कई दौरे किए और हथियारों पर अंकुश रखने के लिए अनेक संधियां की। उसके बाद भाई देखो देशों ने उन उन दोनों देशों ने क्या किया कि ना हथियार की होड़ थोड़ी कम कर दी। जो हथियार की जो होड़ है वो क्या है? कम कर दी, मतलब कि हथियार वगैरह ज्यादा अपने पास नहीं रख रहे थे वो। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद भाई अगली मेरे पास जो अगला टॉपिक है वो मेरे पास है दो ध्रुवीयता को चुनौती। ठीक है, इसको हम बोलते हैं गुट निरपेक्षता। ठीक है, अब भाई देखो मैंने क्या बताया था कि जो देश किसी के भी साथ नहीं जुड़ा, जो देश ना तो सोवियत संघ के साथ जुड़ा और ना ही अमेरिका के साथ जुड़ा, वो कहां जुड़ गया था? गुट निरपेक्ष आंदोलन के अंदर जुड़ा था। अब सुनो, कह रहे कि हम देख चुके हैं कि किस तरह शीत युद्ध की वजह से विश्व को प्रतिद्वंद गुटों में मतलब कि बट रहा था। ठीक है, हमने देखा था कि भाई तो ये जो हमारे पास शीत युद्ध के कारण से कैसे पूरी दुनिया दो दो भागों में बट रही थी। तो कह रहे कि इसी संदर्भ में गुट निरपेक्षता ने एशिया अफ्रीका, देखो मैं हमारे पास क्या भाई जो गुट निरपेक्षता की जो बात चली थी। ठीक है, जो हमारे पास ये गुट निरपेक्षता है, कह रहे गुट निरपेक्षता ने पहला मेरे पास है एशिया। ठीक है, उसके बाद अफ्रीका, मतलब एशिया अफ्रीका, उसके बाद है लातीनी लातीनी अमेरिका के 9 स्वतंत्र देशों को एक तीसरा विकल्प दिया। मतलब कि देखो एशिया के जितने देश थे वो और अफ्रीका के जितने देश थे वो, उसके बाद लातीनी अमेरिका के 9 स्वतंत्र देश, मतलब कि अमेरिका ने जिनके ऊपर पहले कब्जा किया था। ठीक है, उन सब वो सारे के सारे देश जो अभी नए नए तुरंत ही आजाद हुए, पहले कब्जा कर रखा था ना उन पे, बात समझ आ रही है? पहले उन देशों पे कब्जा कर रखा था, बातें अलग। उन देशों पे कब्जा कर रखा था तो उन सारे देशों की बात चल रही। भाई इन सबको एक ऑप्शन दिया, कह रहे कि यह विकल्प था कि दोनों महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने का। बात समझ आ रही है? विकल्प क्या था भाई, ऑप्शन क्या दिया कि तुम दोनों में से किसी के साथ नहीं जुड़ोगे, तो किस में जुड़ोगे भाई? गुट निरपेक्ष आंदोलन में जुड़ोगे। ठीक है, तो भाई कह रहे गुट निरपेक्ष आंदोलन की जड़ से युगोस्लाविया, मतलब कि ऐसा बोलते हैं युगोस्लाविया है। ठीक है, युगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो, भाई देखो नाम याद रखना चलो। ठीक है, युगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो, और भारत के कौन है भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और उसके बाद जो मेरे पास अगला है वो है मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर। ठीक है, मिस्र के कौन थे भाई? गमाल अब्दुल नासिर। ठीक, और फिर उसके बाद अगला मेरे पास है कि दोस्ती थी भाई, इन तीनों की दोस्ती थी किसकी? जोसेफ ब्रोज टीटो। ठीक है, और मेरे पास अगला जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू और गमाल अब्दुल नासिर। भाई इन तीनों की दोस्ती थी। इन तीनों ने सन 1956 में एक सफल बैठक की। इन सब ने क्या किया, एक मीटिंग करी। कब की भाई? 1965 में एक मीटिंग की भाई, हाँ 1956 में। ठीक है, 1956 में एक बैठक बैठा, एक मीटिंग करी। ठीक है, फिर ये इंडोनेशिया के सुक्रो, और भाई इंडोनेशिया का सुक्रो, क्या नाम है इसका? सुक्रो। देखो 3 पीछे हो गए, 3 के नाम पीछे बता दिए। ठीक है, ये चौथा है। उसके बाद
और घाना के वामे एंड क्रूमा, टोटल 5 नाम हो गए भाई, इनके नाम याद आके चल रहे हैं। ठीक है, इन पांचों के पांच ने क्या है कि इनका जोरदार समर्थन किया, मतलब कि इन लोगों ने, मतलब कि हमारे पास क्या है कि जो इंडोनेशिया के जो सुकरो है वो, ठीक है, और जो घाना के जो वामे एंड क्रूमा, इन दोनों ने भी इन तीनों का, किन किन का, पहला मतलब कि यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, और जो भारत के जवाहरलाल नेहरू, और मेरे पास क्या मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, इन तीनों का साथ किसने दिया भाई? इंडोनेशिया के सुकरो ने, ठीक है, और घाना के वामे एंड क्रोमा ने इनका साथ दिया। ठीक है, वही लिखा ना कि ने इनका जोरदार जोरदार समर्थन किया। जोरदार समर्थन का मतलब क्या भाई? बहुत साथ दिया, अच्छे तरीके से साथ दिया। ठीक है, कह रहे कि ये 5 नेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन के, ये जो पांचों के पांच जो नेता है, ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाए। ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक ये पांचों नेता है। बात समझ कौन कौन है? पहला मेरे पास क्या था? पहला मेरे पास था कि जो हमारे पास यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के सुकड़ो, और घाना के वामे एनक्रुमा। ठीक है, ये 5 नाम याद होने चाहिए। अगर याद नहीं हो फिर जाके तुम्हें देखा जाएगा बाद में। ठीक, बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ? फिर सुनो, तो ये वाली बात तो लगी पहले, मतलब कि ये क्या संस्थापक कहलाए। उसके बाद कह रहे कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन सन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। भाई सबसे पहले कहां पे हुआ ये? बेलग्रेड के अंदर सबसे पहले हुआ था। ठीक है, उसके बाद फिर कह रहा कम से कम 3 बातों की मतलब की परिणति थी भाई इसमें ना, मतलब कि कह रहे कि यह सम्मेलन कम से कम 3 बातों को ध्यान में रखना था। ठीक है, पहला मेरे पास कह रहे कि इन 5 देशों के बीच सहयोग था। ठीक है, इन 5 देशों के बीच दोस्ती थी। उसके बाद शीत युद्ध का प्रसार और इसके बढ़ते हुए दायरे, मतलब कि शीत युद्ध भी बढ़ रहा था। ठीक है, और ये जो ना, ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन ये भी बढ़ता जा रहा था। ठीक, उसके बाद तो मेरे पास अगला है, कह रहे कि अंतरराष्ट्रीय फलक पर बहुत से नव स्वतंत्र अफ्रीकी देशों का नाटकीय उदय। ठीक है, भाई मेरे पास क्या है कि और ना, मतलब कि एक ना नाटकीय उदय, भाई नाटकीय उदय का मतलब ना एक तरीके से मान लो बिना एक ना एक नया उदय मान के चलो उसको। ठीक है, पहले उदय हो चुका था, दोबारा से उदय होना। जब भी नाटकीय उदय का मतलब हमारे पास ये हो जाता है कि पहले वो बन चुका था लेकिन किसी के कब्जे में आ गया था, अब दोबारा से सबके सामने आया है। वास्तव में आ गई। अब सुनो, तो कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय फलक पर बहुत से नव स्वतंत्र अफ्रीकी देशों को नाटकीय उदय, और 1960 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में 16 नए अफ्रीकी देश बतौर सदस्य शामिल हो चुके थे। अब देखो यहाँ पे क्या बात बता रहा है, इस लाइन को ध्यान रख के चलना भाई। यहाँ पे इसमें ये बोल रहा है कि 1960 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में 16 नए अफ्रीकी देश बतौर सदस्य शामिल हो चुके थे। ये जो हमारे पास संयुक्त राष्ट्र संघ था, जो पूरी दुनिया का जो एक संगठन था, पूरी दुनिया में जितने देश है उन सबका जो संगठन बना हुआ था, उन सब के अंदर भाई ये सारे सारे लोग क्या शामिल हो चुके थे। उसके बाद कह रहे कि पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन में 25 सदस्य शामिल हुए। भाई कितने सदस्य थे पहले में? 25 सदस्य शामिल हुए जाके। कह रहे कि समय गुजरने के साथ समय बीतता गया। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की सदस्य बढ़ती गई। ठीक है, बात समझ आ गई। इनकी संख्या का भाई धीरे धीरे बढ़ती चली गई। बातें तो लगी, इनकी संख्या का धीरे धीरे बढ़ती गई। फिर कह रहे कि 2019 में, ठीक है 2019 है भाई, तुम्हारी पुरानी बुक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कह 2019 में हमारे पास 2019 में अजरबैजान में हुए 18वें सम्मेलन। एक मिनट भाई, 2016 ही हुआ फिर, या तुम्हारे में गलत है, इसमें इसमें गलत है कहीं से। 16 है, ये भी एनसी ही आती है पूरी की, डिट्टो है वो। भाई इसको एक बार ना 19 कर लो। ठीक है, तो 2019 में, हाँ 2019 में अजरबैजान में हुए 18वें सम्मेलन में 120 सदस्य और 17 पर्यवेक्षक देश शामिल हुए। भाई यहाँ पे ना वैसे 2016 ही मुझे लग रहा है जहां तक है। भाई इसको ना एक बार ना, मतलब अभी तो वही चेंज कर लेना, मैं तो बाद में देख के बता दूं। ठीक है ठीक है, चलो कोई नहीं, पेंसिल से काटा है ना। ठीक है, कह रहे कि जैसे जैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक लोकप्रिय अंतरराष्ट्रीय आंदोलन के रूप में बढ़ता गया, वैसे वैसे इनमें विभिन्न राजनीतिक प्रणाली और अलग अलग हितों के देश शामिल होते गए। देखो कह रहे कि जैसे जैसे ना गुटनिरपेक्ष आंदोलन बढ़ता गया, उसी तरीके से ना इसमें क्या है भाई, नए नए राज करने के तरीके आने लग गए। बस तुम्हारी क्या बोल रहा हूं मैं? जैसे जैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन बड़ा होता गया, ठीक है, ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो संगठन था ना, ये जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसी सेम तरीके से भाई इसमें क्या है कि इसमें ना और लोग जुड़ते गए, और अलग अलग नीतियां चल गई, अलग अलग कानून बन गए। इसमें सिर्फ ऐसे लोग जुड़ेंगे,
इसमें सिर्फ ऐसा देश जुड़ेगा, इसमें सिर्फ ऐसा देश जुड़ेगा, तो उसमें नए नए कानून बन गए। ठीक है, उसके बाद कह रहे कि इससे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मूल स्वरूप में बदलाव आया। ठीक है, उसके बाद क्या भाई, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था ना, इसमें क्या बदलाव आ गया। बात समझ, पहले उसका उद्देश्य कुछ और था, बाद में उनका उद्देश्य कुछ और हो गया। कह रहा इसी कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन की गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सटीक परिभाषा कर पाना कुछ मुश्किल है। तो भाई देखो, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में ढंग से बताना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बार बार बदलता रहता है वो। बात समझ आ रही है, बार बार क्या नई नई नीतियां लाता रहता है। अगर नई नई नीति लेके आएगा तो भाई उसमें कुछ पता ही चलेगा। उसके बाद कह कि वास्तव में यह आंदोलन क्या है, बताओ भाई, किसी को पता है वास्तव में आंदोलन क्या है? तो कह रहे कि दरअसल यह आंदोलन क्या नहीं है। ठीक है, मतलब क्या नहीं है, ये बात करते हैं। कह रहे कि यह बात सुनकर इसकी परिभाषा करना ज्यादा सरल है। कह रहे कि यह महाशक्तियों के गुटों में शामिल होने का, मतलब कि शामिल ना होने का एक आंदोलन है। देखो, अगर कोई तुमसे क्वेश्चन पूछ लेना कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे कि भाई महाशक्तियों में शामिल ना होने का हमारे पास क्या एक विकल्प है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास एक ऑप्शन है कि अगर हम यहाँ पे नहीं जुड़ना चाहते तो हम क्या अलग रह सकते हैं। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ भाई, बात समझ आ गई? देखो, वही कह रहा है कि महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने का इस नीति का मतलब यह नहीं कि इस आंदोलन से जुड़े देश अपने को अंतरराष्ट्रीय मामलों से अलग थलग रखते हैं। देखो, महाशक्तियों से ना जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि तुम दुनिया से मतलब ही नहीं रखोगे। बात समझ आ रही है? मतलब कि यहाँ पे कह रहा है कि अगर तुम महाशक्ति के साथ नहीं जुड़े हो, मतलब कि अमेरिका या सोवियत संघ के साथ अगर तुम नहीं जुड़े हुए हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई तुम मतलब अलग राजा बन गए। ठीक है, तुम्हें दुनिया से मतलब रखना है। ठीक, कह रहे कि या तटस्थता का पालन करते हैं। तो कह रहे गुट निरपेक्षता का मतलब, सुनो भाई, देखो, कह रहे कि गुट निरपेक्षता का मतलब आप पृथकतावाद नहीं है भाई। पृथकतावाद का मतलब है अलग अलग। ठीक है, पृथकतावाद का मतलब क्या, अलग अलग। तो वही कह रहा है कि गुट निरपेक्षता का मतलब आप पृथकतावाद नहीं, मतलब कि लोगों को अलग करना नहीं है इसका मतलब। तो कह रहे हैं कि पृथकतावाद का अर्थ होता है अ, अपने को अंतरराष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना। ठीक है, पृथकतावाद का मतलब क्या है, अपने को अंतरराष्ट्रीय मामलों से काट के रखना। तो इसका मतलब देखो, गुट निरपेक्ष का मतलब ये नहीं था कि तुम अपने आप को अंतरराष्ट्रीय मामलों से अलग कर दो। इसका मतलब ये नहीं है। बस समझ आ गई? गुट निरपेक्ष का मतलब सिर्फ एक था कि अगर तुम दोनों में से किसी के साथ नहीं जुड़ना चाहते तो हमारे साथ आके जुड़ जाओ। ठीक है, ये चीज है कि बस हम, अगर तुम हमारे साथ जुड़ोगे, हम तुम्हें आजादी देंगे, तुम अपने हिसाब से जियो, हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि 1787, ठीक है, मतलब 1787, 1787 में अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई हुई। भाई 1787 में क्या है, स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी। इसके बाद पहले विश्व युद्ध की शुरुआत, पहले विश्व युद्ध की शुरुआत तक अमेरिका ने अपने को अंतरराष्ट्रीय मामलों से अलग रखा। देखो भाई, हुआ क्या था कि ना, जब तक पहला विश्व युद्ध नहीं हुआ था तब तक अमेरिका ने अपने आप को पूरी दुनिया से अलग रखा था। भाई हमें, अमेरिका ये बोलता था हमें किसी से मतलब नहीं है। बात समझ में आ गई? अमेरिका क्या बोलता था, हमें किसी से मतलब नहीं है। फिर ये उसने पृथकतावाद की विदेशी नीति अपनाई। उसने, भाई अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने पृथकतावाद अपनाया था। पृथकतावाद अपनाने का मतलब क्या है, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं था। ठीक है, दुनिया में जो हो रहा है होने दो। कह रही कि इसके विपरीत गुटनिरपेक्ष देश ने, जिसमें भारत भी शामिल है, भाई अच्छा ये बात था ना, गुटनिरपेक्ष में भारत भी शामिल था, तो वही कह रहा है कि इसके विपरीत, और इस देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कह रहे कि देखो पहले ना ये लाइन पढ़ो। कह रहे कि इसके बाद विश्व युद्ध की शुरुआत तक अमेरिका ने अपने को अंतरराष्ट्रीय मामलों से अलग रखा। भाई देखो, पहला विश्व युद्ध जब तक शुरू नहीं हुआ था ना, तब तक अमेरिका ने अपने आप को दुनिया से अलग रखा। भाई हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद कि उसने पृथकतावाद की विदेशी नीति अपनाई। भाई देखो, अमेरिका ने क्या किया, पृथकतावाद की नीति अपनाई। पृथकतावाद की नीति का मतलब है वो अपने अपने आप को अंतरराष्ट्रीय मामलों से अलग रखता था। उसको अंतरराष्ट्रीय मामलों से कोई मतलब नहीं था। अंतरराष्ट्रीय मामले क्या होते हैं, एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, वो उससे लड़ रहा है, वो उससे लड़ रहा है, तो अमेरिका को पहले से कोई मतलब नहीं था। लेकिन जैसे ही पहला विश्व युद्ध हुआ, जैसे ही पहला विश्व युद्ध हुआ ना भाई, उस टाइम दिक्कत आ गई। ठीक है, उस टाइम क्या है भाई, अमेरिका के ऊपर बात आ गई। उसके बाद अमेरिका इसमें जुड़ने लग गया। ठीक है, तो वही कह रहा है कि देखो, मैंने ये बात बताई कि अमेरिका ने क्या अपनाया था, पृथकतावाद को अपनाया था। पृथकतावाद का मतलब क्या है यहाँ पे, कि अपने आप को विदेशी मामलों, मतलब कि अंतरराष्ट्रीय मामलों से दूर रखना। ठीक है, कह रहे कि इसके विपरीत और इसका उल्टा कह रहे गुट निरपेक्ष देशों ने, भाई गुट निरपेक्ष देशों ने वो सारे देश जो गुट निरपेक्ष आंदोलन में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसके विपरीत गुट निरपेक्ष देशों ने
जिसमें भारत भी शामिल है, शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिद्वंद गुटों के बीच मध्यस्थता में सक्रिय भूमिका निभाई। अब देखो भाई, अब ना हुआ क्या, इसमें देखो लाइन लिखी, कह रही कि जिस ध्यान ये लाइन पढ़ो, कह रही कि इसके विपरीत गुट निरपेक्ष देशों ने, वो सारे के सारे देश जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के अंदर जुड़े हुए थे, ठीक है, जिसमें भारत भी शामिल था, शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिद्वंदी गुटों के बीच मध्यस्थता के सक्रिय सक्रिय भूमिका निभाई। मतलब इसका मतलब ये है कि वो सारे देश जो गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल थे, उन सब ने महाशक्तियों के बीच लड़ाई नहीं होने दी। बात समझ आ रही है? अमेरिका और सोवियत संघ, इनके बीच में लड़ाई नहीं होने दी। ये तो लाइन लिखी है कि जिसमें भारत भी शामिल है, कह रहे कि शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए, मतलब कि शांति और स्थिरता, शांति मतलब कोई लड़ाई नहीं, स्थिरता मतलब जहां रुके हो वहीं रुके रहो, ठीक है, बनाए रखने के लिए प्रतिद्वंदी गुट। भाई क्या होता है प्रतिद्वंदी गुट? कौन कौन है प्रतिद्वंदी गुट? अमेरिका और सोवियत संघ। गुट का नाम क्या है? जो अमेरिका है उसका नाटो, और जो सोवियत संघ है उसका वार्सा संधि, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो लड़ाई थी उसको एकदम शांत रखा, ठीक है। किसने शांत रखा भाई? वो सारे देश जो गुट निरपेक्ष में शामिल थे, ठीक है। तो कह रहे गुट निरपेक्ष देश की ताकत की जड़ जड़ उनकी आपसी एकता और महाशक्ति द्वारा अपने अपने खेमे में शामिल करने की। देखो वैसे ध्यान रखो, इसमें पहले कह रहे कि गुट निरपेक्ष देश की ताकत क्या थी? ताकत की जड़ उनकी आपसी एकता, ठीक है। पहले क्या था? वो आपस में एकदम एक साथ मिले हुए थे, वो सारे सारे देश जो गुट निरपेक्ष में मिले थे, वो सारे सारे अपने आप को दोस्त मानते थे। बस हमारी है, वो सारे देश जो अपने आप को, जिन्होंने अपने आप को गुट निरपेक्ष आंदोलन में जोड़ा था, वो क्या अपने आप को क्या मानते थे भाई? वो दोस्त मानते थे। तो वही कह रहा कि गुट निरपेक्ष देश की ताकत की जड़ उनकी आपसी एकता और महाशक्ति द्वारा अपने अपने खेमे में शामिल करने की पुरजोर कोशिश के बावजूद ऐसे किसी खेमे में शामिल ना होना उनके संकल्प में। देखो अब भाई पता, महाशक्ति ने खूब चाल लगा ली कि भाई हमारे साथ जुड़ जाओ, तुम क्या करोगे? गुट निरपेक्ष में जुड़ के तुम हमारे साथ जुड़ो, हमारे साथ जुड़ो, हमारे साथ जुड़ो। लेकिन वो फिर भी नहीं जुड़े। बस हमारी गुट निरपेक्ष में इतनी ताकत थी कि भाई उन्होंने खूब बोला हमारे साथ जुड़ाओ, लेकिन कोई किसी के साथ नहीं जुड़ा। उसके बाद कह रहे गुट निरपेक्ष का अर्थ तटस्थता का धर्म निभाना भी नहीं है, ठीक है। मतलब कि भाई ये नहीं कि तुम कोई सा धर्म निभा के बैठ जाओ कि नहीं भाई हम इसी के साथ जुड़े हुए हैं। क्या तटस्थता का अर्थ होता है कि मुख्यतः युद्ध में शामिल ना होना, ठीक है। मतलब कि तटस्थता का मेरे पास मतलब क्या है? तटस्थता का अर्थ होता है कि मुख्यतः युद्ध में शामिल ना होने की नीति का पालन करना। तो देखो भाई, गुट निरपेक्ष का मतलब ये भी नहीं कि अगर युद्ध हो गया तो उसमें शामिल नहीं होगे। गुट निरपेक्ष का मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम अगर लड़ाई होगी ना भाई हम तो लड़ाई से दूर रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर लड़ाई होगी तो तुम्हें भी लड़ना पड़ेगा, ठीक है। गुट निरपेक्ष का मतलब ये नहीं है कि लड़ाई हुई तुम दूर ना, भाई हम तो गुट निरपेक्ष में हम क्यों लड़े, ऐसा नहीं है। गुट निरपेक्ष का मतलब है कि भाई तुम बस उन देशों में जुड़ोगे नहीं, अगर लेकिन तुम पे कोई हमला करेगा तो तुम पलट के हमला करोगे उस पर, अपने आप को बचाओगे और रक्षा करोगे खुद की, ठीक है। तो तटस्थता की नीति का पालन करने वाले देश के लिए यह जरूरी नहीं कि वह युद्ध को समाप्त करने में मदद करे। और भाई तटस्थता की नीति को जो जो मानते हैं ना, उनका काम ये नहीं है कि भाई वो तटस्थता की, देखो मैंने क्या बताया कि तटस्थता की नीति का पालन करने वाले देशों के लिए यह जरूरी नहीं है, लेकिन नहीं कि वह युद्ध को समाप्त करने में मदद करे। जो तटस्थता का पालन करते हैं ना, उनका काम ये भी नहीं है कि भाई युद्ध को खत्म करने में तुम हमारा साथ दो, उनका काम ये भी नहीं है, ठीक है। कह रहे ऐसे देश में आज संलग्न नहीं हो, कह रहे कि ऐसे देश युद्ध में संलग्न नहीं होते। भाई जो ऐसे देश है ना, वो युद्ध के अंदर जुड़ते ही नहीं है, ठीक है। और ना ही युद्ध के सही गलत होने के बारे में उनका कोई पक्ष होता है। देखो भाई वो सारे सारे देश जो तटस्थता के मतलब तटस्थता की नीति को अपनाते हैं, मैंने क्या बोला, वो सारे देश जो तटस्थता की नीति को अपनाते हैं, वो ना तो युद्ध में शामिल होते हैं और ना ही वो मतलब कि ये देखते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, वो किसी के साथ नहीं रहते, वो अलग रहते हैं। बस भाई तटस्थता की नीति अपनाने वाले क्या करते हैं, ना तो युद्ध में जुड़ते हैं और ना ही किसी सही ना किसी गलत के साथ जाते हैं, वो अलग रहते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि दरअसल कई कारणों से गुट निरपेक्ष देश, भाई क्या है गुट निरपेक्ष देश? क्या है? वो सारे सारे देश जो गुट निरपेक्ष में शामिल है, ठीक है। तो यहाँ पे वही कह रहा है, हाँ भाई, कह रहे कि दरअसल कई कारणों से गुट निरपेक्ष देश जिसमें भारत भी शामिल है युद्ध में शामिल हुए। भाई बहुत सारे कारण ऐसे भी हो गए जिसके कारण से गुट निरपेक्ष देशों को भी एक युद्ध में शामिल होना पड़ा। बात समझ में आ गई? बहुत सारे ऐसे ऐसे कारण निकल के आ गए जिसके कारण से वो सारे के सारे देश जो गुट निरपेक्ष में शामिल थे उनको युद्ध में शामिल होना पड़ गया। बात समझ में आई क्या बोल रहा हूं मैं? उसके बाद कह रही इन देशों ने दूसरे देशों के बीच युद्ध होने से टालने के लिए काम किया।
और भाई वो सारे के सारे देश जो गुट निरपेक्ष के अंदर शामिल थे, उन सब ने क्या किया, युद्ध को टालने का काम किया। मतलब किसी भी देश के बीच में युद्ध होने वाला, उसको टाल दिया, नहीं भाई तुम युद्ध नहीं करोगे, भाई तुम युद्ध नहीं करोगे, ठीक है, ऐसा बोला करेगी। और और हो रहे युद्ध के अंत के लिए प्रयास की, ठीक है। और जो युद्ध चल रहे हैं, देखो मैंने क्या बता रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई जो वो मतलब कि जो गुट निरपेक्ष देश है ना, वो क्या है कि जो कोई देश लड़ाई करने वाले पहले उनको रोक देते थे, और जिनकी लड़ाई चल रही ना उनकी लड़ाई को खत्म कर देते थे कि भाई अब से तुम लड़ाई नहीं करोगे, अब से तुम मिलजुल के रहोगे, दोस्त बन के रहोगे। ये बात समझ में आ गई भाई। उसके बाद ना इसकी जो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर पढ़ेंगे नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मतलब कि नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। भाई जितना मैंने बता दिया इसको 2-3 बार कम से कम पढ़ना है, चैप्टर की स्टार्टिंग से पढ़ो। और जितना मैं मतलब कि चैप्टर स्टार्ट करें यहाँ पर 2-3 बार पढ़ के लेके आओ तुम्हें, ताकि थोड़ा माइंड में याद रहेगा। जब तक याद नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो इसको कर लेंगे एक बार।